आज हम लोग अपना नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5। ओके। एक जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, उसकी तैयारी आप खुद कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में उसके, तो उसकी तैयारी आप उससे कर लीजिएगा। उसके आगे हम बढ़ रहे हैं और हमारा जो यूनिट 5 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है, यानी कि लाइट का। हमारा जो यूनिट 5 है वो लाइट के बारे में है। और लाइट में भी दो चीज़ें हैं, ठीक है। लाइट जो है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। इस तरीके से वेव फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वेरिएशंस आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों के वेरिएशंस होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा, जो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये मान लिया ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट। इधर से आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट निगेटिव में, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन हैं वो चल रहे हैं जेड डायरेक्शन में, मतलब यू, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई एक्सिस पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन जो होगा वो आपका जेड एक्सिस में होगा, अगर ये वेव एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है तो, ठीक है। ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ लेंगे। हम लोगों को सिर्फ एक बात ये समझनी है कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव के पास प्रॉपर्टीज होती हैं कई सारी। वो प्रॉपर्टीज भी आप उसके अंदर पढ़ लेंगे। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, कि भाई वेव ऐसे आगे बढ़ती है तो यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तो इसका मतलब लाइट के पास अपनी एक वेवलेंथ होती है, और जितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बनते हैं उसके पास एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती हैं आप पढ़ेंगे, उन सब की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है वैक्यूम में। और वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सिर्फ लाइट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ेंगे, चाहे वो हीट हो गई, चाहे वो माइक्रोवेव हो गई, चाहे वो गामा रेज हो गई, ठीक है, वो सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और सबकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। इसको हम लोग हमेशा सी से लिखते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट इस स्पीड से आगे बढ़ती है। तो जब लाइट इस स्पीड से आगे बढ़ती है तो वो अपने कुछ फिनोमेना शो करती है। वो फिनोमेना हम लोगों को पढ़ने हैं। अब देखिए, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो आप लोग, लाइट को अगर मान लें कि लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यूं यहाँ से एक सोर्स है लाइट का जो लाइट को जनरेट कर रहा है, तो लाइट यूं ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। तो अगर हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान लें, स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान लेते हैं तो उसको बोलते हैं रे। तो लाइट एक रे की तरह हम मान लें तो हम कुछ फिनोमेना को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रे। तो जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। लाइट के जिस पार्ट में हम उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नहीं मान पाते हैं, हमको मान के चलना होता है कि लाइट वेव की फॉर्म में आगे जा रही है, तभी हम उन फिनोमेना को प्रूव कर पाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो ये होता है रे ऑप्टिक्स के लिए और ये होता है वेव ऑप्टिक्स के लिए। तो हमारा जो यूनिट है वो इन दोनों को मिला के बना हुआ है, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में जो फिनोमेना है वो वेव ऑप्टिक्स में प्रूव किया जा सकते हैं वेव मान के भी, लेकिन कुछ रे ऑप्टिक्स कुछ ऐसे फिनोमेना है जिनको आप वेव माने बिना प्रूव ही नहीं कर सकते।
तो वो हम लोग रे ऑप्टिक्स में अलग से पढ़ेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग आज शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे फिनोमेना है जो रे ऑप्टिक्स मान के, यानी कि लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान के प्रूफ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। अब देखिए, इतनी बात तो समझ में आ गई है कि लाइट को हमें स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानना है बस, और कुछ नहीं करना है। और रे का मतलब क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। रे का मतलब होता है स्टार्टिंग तो इसकी पता है, एंडिंग नहीं पता है। तो जिसकी स्टार्टिंग पता हो और एंडिंग ना पता हो उसको हम लोग रे बोलते हैं। बल्कि रे हम एक्चुअल में उसको बोलते हैं इसकी एंडिंग स्टार्टिंग दोनों ना पता हो। ठीक है, तो हम लोग सीधे मान लेते हैं कि ये इस तरीके से बनी हुई है। फिलहाल के लिए हमने यहाँ तक इसको बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक ये लिमिटेड है, ये और आगे तक भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ यहाँ तक बना हुआ मान सकते हैं। तो रे का मतलब ये होता है इसकी स्टार्टिंग एंडिंग ना मालूम हो। ठीक है, तो उसको हम लोग रे बोलते हैं। बस स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने, उसको बोल दिया कि वो रे है, उसका ना एंडिंग पता है ना उसका स्टार्टिंग पता है, मतलब उसके दो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो रे की बात हो गई। अब लाइट के दो फिनोमेना ऐसे हैं जिसको हम लोग रे मान के प्रूव कर सकते हैं। एक फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और एक फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इन दोनों को ही हमें पढ़ना है और इन दोनों को ही हम लोग प्रूफ करेंगे, समझेंगे रे मान के। ठीक है, हालांकि इन दोनों को वेव मान के भी प्रूफ किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को रे में इसको अलग से पढ़ना है, और वेव में एक बार फिर से दोबारा आएगा तो वेव मान के उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वो तो आगे की बात है, तब देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बल्कि स्पेसिफाई अगर करें तो हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस का क्या मामला है हम लोग अभी धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। पहले तो बात तो करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है, और आप इसमें हल्का बुल्का बेसिक जानते हैं। तो जल्दी जल्दी इसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सिंपली अगर हम बात करें कि मान लें हमारे पास एक ओपेक मीडियम है। ठीक है, ओपेक मीडियम किसको बोलते हैं? ये ओपेक है। ओपेक मीडियम किसको कहते हैं कि अगर लाइट यहाँ से यूं आ रही है, ये मैंने रे बना ली, तो लाइट इसको क्रॉस करती हुई आगे नहीं जा सकती। ठीक है, तो जब इसको क्रॉस करती हुई आगे नहीं जा सकती है तो ये सेम इसी मीडियम में वापस चली जाती है, ऐसे बाउंस बैक करते हुए। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? बाउंस बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, बाउंस बैक ऑफ लाइट in same medium when it is incident on a opaque medium is known as reflection of light। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किस तरह से हेल्प करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमको ये हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लिया मेरे सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई एक लाइट आई, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई। अब इंसिडेंट होके ये ओपेक मीडियम में जा तो सकती नहीं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट बैक हुई है तो इसको हमारी आंखों ने कैप्चर किया। अब देखिए, ये लाइट मेरी जो आंखों में जा रही है, ये लाइट कहाँ से आ रही है? तो वो इस ऑब्जेक्ट से होकर आ रही है। तो जब ये इस ऑब्जेक्ट से होकर आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बन जाएगी और हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसा होता कि यहाँ से जो लाइट जा रही है बाउंस बैक कर ही नहीं रही है, सीधे चली गई। तो जब ये बाउंस बैक कर नहीं रही है और हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो इस यहाँ से आने वाली कोई लाइट हमको मिलेगी ही नहीं, और यहाँ से आने वाली कोई लाइट मिलेगी नहीं तो हमको इसकी इमेज ही नहीं दिखाई पड़ेगी।
तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, रिफ्लेक्शन ज़रूरी होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन दो तीन तरीके के, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन पड़ता है भाई। अगर हमारा सरफेस जो है जिससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है, अगर वो रेगुलर सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगा, और अगर इरेगुलर सरफेस है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं, लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ बहुत सिंपल लॉ है, आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। देखिए ये जो है आपका ओपेक मीडियम था। अब देखिए मैंने जो है सरफेस बनाया है, ये प्लेन सरफेस है, इसको ध्यान समझना पड़ेगा। ये सरफेस क्या है? ये प्लेन सरफेस है। समझने के लिए भी प्लेन सरफेस से देख रहे हैं हम लोग के जो चैप्टर में है वो स्फेरिकल सरफेस है। तो ये प्लेन सरफेस पे है, यहाँ पर कोई भी रे आएगी यूं, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों रेज हैं, इन दोनों रेज के नाम रखे जाएंगे। क्या नाम रखे जाएंगे? ऐसी रेज जो सरफेस पे आ रही होगी, हमारे सरफेस पे आ रही होगी, उसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के बारे में ध्यान रखना है, इसका एरो हमेशा सरफेस की तरफ होगा, ठीक है। और ऐसा एरो जो सरफेस से दूर हो, यानी ऐसा लगे कि रेज सरफेस से होकर जा रही है, दूर जा रही है, तो उसको हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड रे किसको बोला जाएगा? जिसमें रेज सरफेस से होकर दूर जा रही हो, जिसमें रेज सरफेस पे होकर आ रही है उसको इंसिडेंट रे, जिससे सरफेस से दूर जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। बस सिंपल सा है। अब जहां पर ये हो रहा है, यानी जिस पॉइंट से ये हो रहा है, यानी जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, यहां पर मैंने इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली। तो ये है परपेंडिकुलर लाइन, किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। अब इस परपेंडिकुलर लाइन की खासियत है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब सिंपली होता है किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर लाइन बना दोगे उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द एनी सरफेस। किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल देखिए कहीं पे भी बन सकती है। यहाँ पे बना देंगे तो ये भी नॉर्मल है, यहाँ पे बना देंगे तो ये भी नॉर्मल है, यहाँ पे बना देंगे तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन हमारे लॉ में जो जिस नॉर्मल का काम पड़ेगा वो ये वाली नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल की क्या खासियत है? ये नॉर्मल जो है उस पॉइंट से होकर पास कर रही है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं। तो हमको सिर्फ उस नॉर्मल से काम है। दूसरा, नॉर्मल सिर्फ यही नहीं बन सकती। एक नॉर्मल आप इमेजिन करिए, खुद से सोचिए कि नॉर्मल सिर्फ ऐसे थोड़ी ना बन सकती है भाई। मान लिया हमारा ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस हमारी एक लाइन है, जो हमारा सरफेस है उस सरफेस की हमने एक सिर्फ लाइन ले ली। अब इसमें नॉर्मल एक ये भी बन सकती है ऐसे, और एक नॉर्मल ऐसी बन सकती है ऐसे। इसको ज़रा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल ही हैं। ये जो नॉर्मल है वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल तो ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, दोनों बन सकती हैं, ठीक है। अब मान लिया कि इंसिडेंट रे यहाँ पर आई थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमारे लिए इस नॉर्मल का कोई काम नहीं है। हमारे लिए कौन सी नॉर्मल इंपॉर्टेंट है? ये वाली, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस प्लेन में से होकर जा रही है उसी प्लेन की नॉर्मल से काम पड़ेगा। तो हमारा जो लॉ है वो सिंपल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल should lie should pass through the same point and lie on the same plane। एक ही पॉइंट से पास करने चाहिए और एक ही प्लेन में होने चाहिए, बस। ये पहला लॉ है हमारा। दूसरा लॉ क्या है? बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों को पता होगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, यही हमारा सेकंड लॉ है। रिफ्लेक्शन के केस में ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, यही दोनों लॉ हैं, बहुत सिंपल से लॉ हैं। अब इस लॉ के बेसिस पे आप दो तीन बातें और समझ सकते हैं। इस लॉ के बेसिस पे क्या दो तीन बातें समझनी, देखिए ये हमारा ओपेक मीडियम और ये हमारी नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर मैंने इंसिडेंस किया यूं, ये डॉटेड बना रहे हैं समझने के लिए, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई है, तो हमारा आर भी इतना ही होगा, ठीक है, इसके बराबर ही होगा, ठीक है, ये हमारा आर होगा। अगर मैं आई को बढ़ाता जाऊं, आई को मैंने बढ़ा दिया, तो हमारा आर भी बढ़ेगा, होगा ऐसा। अगर मैं आई को घटाता जाऊं, ठीक है, मैंने आई को घटा दिया, देखिए, तो हमारा आर भी घटेगा। अगर मैंने आई को घटाते घटाते जीरो कर दिया, ठीक है, जीरो कैसे होगा, ये हमारा सरफेस, ये नॉर्मल, और आई को जीरो करने का मतलब इंसिडेंट इसी लाइन पर हो जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी इसी लाइन पे हो जाएगा, सिंपल सा। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपका आई जीरो है तो आर भी जीरो हो जाएगा उस केस में, व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट पासेस थ्रू नॉर्मल। लाइट कहाँ से होकर पास करने लग गई है, अगर आई जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, लाइट कहाँ से पास कर रही है, नॉर्मल के थ्रू होकर पास कर रही है, और अगर नॉर्मल के थ्रू पास कर रही है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा मतलब रिफ्लेक्शन एक्चुअल में तो होगा, क्योंकि बाउंस बैक तो करेगी, बाउंस बैक तो कर रही है, लेकिन वो हमें सीन नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों साथ साथ हो गई हैं, कोइंसाइड हो गई हैं। तो अगर कोइंसाइड हो गई हैं तो हमको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा, होगा तो लेकिन नजर नहीं आएगा, तो हम उसको सीधा सिंपल से बोल देंगे देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझने के लिए आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। देन देयर इज नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमको अब बात करनी स्फेरिकल सरफेस की। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए स्फेरिकल सरफेस बहुत आसान है समझना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को स्फीयर के बारे में पता है, स्फीयर आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, ये हमने बना लिया स्फीयर। हर स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है, तो इसका भी सेंटर होगा, इसकी रेडियस होती है तो इसकी भी रेडियस होगी, इसको हम आर बोले दे रहे हैं, ठीक है। अब इस स्फीयर को आप सोचिए कि इसको मैंने यहां से ऐसे काट दिया, इतना पार्ट इसका हमने काट दिया, काट के अलग कर दिया, तो इतना पार्ट इसका यूं ऐसे काट दिया है, मान लेते हैं, ठीक है, ये कटा हुआ पार्ट है इसका। अब इस स्फीयर का जो ये कटा हुआ पार्ट है इसके बारे में जरा बात समझिए, ये पार्ट किसका है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, और अगर ये इस स्फीयर का पार्ट है तो जो इस स्फीयर का सेंटर था वही इस छोटे से पार्ट का भी सेंटर होगा, और इस कटे हुए पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कर्वेचर, ठीक है। कभी कभी अपर्चर भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो अपर्चर भी बोला जाता है। मिरर और लेंस के केस में इसको हम लोग अपर्चर बोल देते हैं। अपर्चर का मतलब होता है सिंपली साइज ऑफ लेंस या साइज ऑफ मिरर, कितना बड़ा मिरर है कितना छोटा मिरर है, उसको हम लोग कैसे बताते हैं, अपर्चर से बताते हैं। और अपर्चर के केस में हम लोग सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन को मेजर करते हैं, यानी यहां से यहां तक मेजर कर लिया तो हमने कह दिया दिस इज द अपर्चर। कर्वेचर का मतलब ये है कि ये कर्व पार्ट। अब कर्वेचर हम क्यों बोल रहे हैं, कर्वेचर इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको एक बात ये समझनी है कि अगर ये कर्व पार्ट है तो ये कर्व पार्ट के इस तरफ सेंटर था, इसका मतलब इसका सेंटर भी इसी तरफ आएगा। सी हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे वो लिखा है, इसको आप सी मान लीजिए, सी लिखा हुआ, तो यहाँ पे सेंटर यहाँ पर आएगा, और अगर सेंटर यहाँ पर आएगा तो रेडियस, आप रेडियस किसको बोलते हैं भाई, आप सेंटर से कोई भी लाइन लीजिए और उसको सरफेस से मिला दीजिए, वही तो रेडियस होती है। तो अगर आप यहाँ से कोई लाइन मिला दीजिए यहाँ पर, ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ से लाइन मिला दीजिए कोई यहाँ पर, ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ से कोई लाइन मिला दीजिए यहाँ पर, ये रेडियस हो जाएगी, ये सब रेडियस है,
ठीक है, सबके सब रेडियस हैं, सबको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी का मतलब क्या है, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी बात, ये जो मैंने स्फेयर बनाया था, इसमें सेंटर से जो लाइन मैं सरफेस तक ले गया हूं, अगर इसको एक्सटेंड कर दूं आगे तक, चलिए दूसरी बना लेते हैं। यहां तक हम लोग लाइन लेकर गए, अगर मैंने इसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्सटेंडेड लाइन है जो सेंटर से होकर आ रही है, ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दैट मीन्स यही नॉर्मल होती है किसके, टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम लें और उसको एक्सटेंड कर दें, सरफेस से भी आगे तक ले जाएं, तो वही लाइन नॉर्मल होती है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। सरफेस ये है, ध्यान रखिएगा, ये है सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो कहां से होकर आ रहा है, वो सेंटर से होकर आ रहा है। तो अगर हम बोले कि इस कर्व सरफेस पर, इस कर्वेचर पर मुझे नॉर्मल बनानी है, तो कैसे बनेगी, कोई भी लाइन लीजिए सेंटर से होकर लेके चले जाइए आगे तक, बन गई नॉर्मल। कोई भी लाइन लीजिए आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, बन गई नॉर्मल। कोई भी लाइन लीजिए आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, बन गई नॉर्मल। तो कोई भी नॉर्मल आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बस लाइन कहाँ से होकर आनी चाहिए, सेंटर से होकर आनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इस तरीके से कटा हुआ पार्ट था जिसको हमने कर्वेचर बोला। अब इस कर्वेचर वाले पार्ट के बारे में अगर आप सोचिए कि मैंने इस वाले पार्ट को यहां पर पॉलिश कर दिया, या ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, या सिल्वर पॉलिश कर दिया, कुछ भी आप समझिए। ऐसा पॉलिश किया है कि अगर यहां से कोई कोई रे यूं आ रही है, ठीक है, कोई रे यहां से होकर आ रही है, तो वो इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती है। ठीक है, अब अगर ये इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने इस कर्वेचर वाले पार्ट का ये वाला पार्ट पॉलिश कर दिया ऐसे, तो कोई लाइट यहां आएगी तो क्रॉस करके जा नहीं पाएगी, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस से इन दोनों के नाम रखे जाएंगे। जैसे अब देखिए, जो पॉलिश वाला पार्ट है उसमें हम लोग ये लाइन ऐसे नहीं बनाते हैं, हम लोग सिंपली सिर्फ इतना पार्ट बना देते हैं यूं। ठीक है, इतना पार्ट बना देंगे, कर्वेचर बनाएंगे तो सिर्फ इतना बना देंगे यूं। इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे पॉलिश कर दिया। ठीक है, पॉलिश कर दिया। अब जब इसको हम पॉलिश कर देंगे तो ये रे कोई भी यहाँ पे आएगी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इसी तरीके से हमने इसको पलट दिया, मतलब इसके पीछे इस बार पॉलिश कर दी यूं ऐसे, कोई रे यूं आएगी और यूं रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, बस सिंपल सा ये है। ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे कि क्या कॉनकेव है, क्या कॉन्वेक्स है। अगर हमारी इंसिडेंट रे उभरे हुए पार्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रही, उभरा हुआ पार्ट, ठीक है, जो बाहर को निकला हुआ पार्ट है, तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। और जिसमें ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है जिसमें वो अंदर की तरफ वाला पार्ट है, जिसमें नीचे की तरफ निकला हुआ पार्ट है, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, अभी याद करने के लिए मैं बता दूंगा। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर था, जिसको हमने ए और बी को मैंने क्या बोला, साइज ऑफ अपर्चर, तो साइज ऑफ अपर्चर है। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका भी एक सेंटर वाला पार्ट होगा। ठीक है, मतलब अगर इसको मैं सामने से देखूंगा तो ऐसे स्फेयर दिखेगा। ठीक है, तो उसका जो सेंटर है, यानी इसको अगर मैं यहां से देखूं, उसकी बात हो रही है, अगर सामने से देखूं तो हमको ऐसे दिखाई पड़ेगा स्फेयर, ये सर्कल जैसा।
तो अगर सर्कल जैसा दिखेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे P, यानी कि पोल। तो ये पोल बन जाएगा। अब कर्वेचर इस तरफ है तो इसका सेंटर इस तरफ होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, मान लेते हैं। पोल और सेंटर को अगर हम मिलाएंगे तो हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिलाओगे कहीं पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी, लेकिन पोल से मिलाने की मतलब हम पोल से ही मिलाना चाह रहे हैं। उसकी वजह है कि अगर इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे पीछे तक और आगे तक ऐसे, तो इसी लाइन को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और कुछ नहीं होती है, पोल और सेंटर को मिलाने वाली एक्सटेंडेड लाइन होती है। पोल से सेंटर को मिलाने वाली क्या है, एक्सटेंडेड लाइन, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। पोल और सेंटर के एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोकस। तो एफ क्या है, एफ फोकस। ये हमेशा बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो कह सकते हो मिड पॉइंट ऑफ पीसी। ठीक है। और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये होती है फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम कॉनकेव बनाए तो कॉनकेव बनेगा यूं, इसका पोल किधर होगा भाई, पोल तो इसका यहीं आएगा ऐसे बीच में। अगर आप देखोगे इधर से अगर आप देखोगे इधर से, तो आपको सर्कुलर पार्ट जो दिखेगा इधर ऐसे, तो उसका जो सेंटर होगा वही पोल होगा, वो ये होगा। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर कर्व वाला पार्ट ऐसे है तो इसका अगर आप इमेजिनरी स्फीयर बनाओ तो वो यूं बनेगा, ऐसे स्फीयर बनेगा। मतलब इमेजिनरी आप इमेजिन करो, तो सेंटर किधर आएगा भाई, सेंटर तो यहाँ आएगा ना कहीं, तो ये आएगा सेंटर। तो अगर सेंटर इसका यहाँ आएगा तो सेंटर से पोल को अगर हम मिला देंगे तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे आगे तक, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। और सी और पी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो होगा, बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फोकस। और फोकस पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, बस आपको ऐसे ही याद रखना है। कॉनकेव के केस में आपका जो स्केच बनेगा वो ऐसा बनेगा, और कॉन्वेक्स के केस में आपका जो स्केच बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा वो होगा जिधर ऑब्जेक्ट होगा, जिधर से इंसिडेंट रे आएगी, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इंसिडेंट रे के लिए होगा। तो इसीलिए इसको आप हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। राइट हैंड साइड हमारा ओपेक मीडियम होगा, यानी कि वहां पे पॉलिश होगी। देखिए राइट हैंड साइड पे पॉलिश है। ठीक है, दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे मैंने पॉलिश करके रखी ताकि आपको याद रहे। तो ये हमारा है कॉनकेव और ये हमारा है कॉन्वेक्स, ऊपर लिखा हुआ है कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, सबसे पहले कॉनकेव में लेते हैं, चाहे जिसमें ले लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए कॉनकेव में ले लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव है। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल, और यहाँ कहीं हो गया सेंटर, और एग्जैक्टली बीच में आ गया क्या, फोकस। ठीक है, मान लेते हैं कोई रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इंसिडेंट रे है, किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये आपको याद रखना है। पहली बात क्या बोले, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then it always reflect towards focus। ये हमेशा फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगी। और ये बात मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ऐसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जो अपनी माथापच्ची करना चाहता हो, जो दिमाग लगाना चाहता हो, वो ऐसे निकाल सकता है कि ये सेंटर वाला पॉइंट है, तो सेंटर वाले पॉइंट से अगर मैंने नॉर्मल बनाई यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई, तो ये हो गया मेरा एंगल आई। तो जितना एंगल आई इधर है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो ये लाइन हमारी पास करेगी इधर से, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होने चाहिए। आप करके देखेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा सेम होंगे। तो ये बस याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी किस तरफ, फोकस पर कर जाएगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये बात तो हो गई याद करने वाली। मान लेते हैं एक और रे मेरे पास है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो नीचे है यूं। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट किधर करेगी, फोकस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें आपका अगर मैं बात करूं इसमें इंसिडेंट रे कौन है, तो आप कहेंगे इंसिडेंट रे ये है, ये की जो ग्रीन वाली लाइन है आपकी, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को मैं ग्रीन बना रहा हूं समझने के लिए थोड़ा सा। और ये भी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे जिधर से आती हैं वो क्या होता है, इंसिडेंट रे ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन हमको देखने में हेल्प करता है और किस तरीके से देखने में हेल्प करता है। तो ये जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से होकर आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, इसको मैंने पिंक कर दिया है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये हमेशा मीट जिस पॉइंट पे करती हैं उस पॉइंट पे हमेशा इमेज होती है। तो आपको दूसरी बात याद रखनी है, मतलब इसके हिसाब से तीसरी बात हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज मीट्स टूवर्ड्स इमेज। तो इमेज बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि रिफ्लेक्टेड रे जहां पे भी मीट कर रही होंगी, मीट कराने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, ठीक है। तो जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही होंगी वो हमारी इमेज होगी। तो इसका मतलब इस केस में अगर हम देखें तो हमारी इमेज ये है, ये जो दिख रहा है पॉइंट, ये इमेज है, बहुत छोटा सा है, तो यानी बहुत छोटी सी इमेज बन रही होगी, ये मीट कर रही है। इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि ये जो इंसिडेंट रे आ रही थी, ये इतनी दूर दूर से आ रही, देखिए। इसका मतलब मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं, और यहाँ आके हमको छोटा सा मिल गया, यानी कि ये जो रेज आ रही थी ये दूर दूर थी, यहाँ पे आके पास पास हो गई। तो हम लोग इस मिरर का नाम एक और रख सकते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये दूर दूर वाली रेज को
कन्वर्ज करके पास में कर देता है, इसीलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे लिए जो मेन फंडा है इमेज बनाने का, उनमें से ये तीनों को पहली बात तो याद रखना है। एक और है, बताना चाह रहा हूं आपको, एक और है, हालांकि उसको मैं पहले बता चुका हूं। एक और है, उसके लिए मैं यहां पे काम करता हूं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मान लेते हैं यहाँ पर C है, यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में F है, और यहाँ पे कहीं P है, पोल। और ये है ऑब्जेक्ट हमारा S है, AB। ठीक है, अब मुझे इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज बनाने का तरीका क्या है? तो इमेज बनाने के लिए हमको काम ये करना है कि पहले तो इंसिडेंट रे लेकर चलनी है। तो ऑब्जेक्ट से ही तो इंसिडेंट रे आती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये पूरा का पूरा AB। तो आपको AB को एक साथ नहीं लेना है, आपको हमेशा इसका एक टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पकड़ना है इमेज बनाने के लिए। तो टॉप पॉइंट क्या है? A, उससे इमेज बनाएंगे तो पहले A की इमेज बनाएंगे। A वाले पॉइंट को देखिए, तो इस A वाले पॉइंट से पहले दो इंसिडेंट रे लेकर आइए। दो इंसिडेंट रे बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो पहले एक बनाते हैं और एक इंसिडेंट रे लेकर चलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल होगी तो किधर रिफ्लेक्ट करेगी? हमेशा फोकस पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये फोकस पे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दूसरी भी हमको रे चाहिए। तो दूसरी रे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, दूसरी रे बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आपको दूसरी रे बनानी है, आप कैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, उसके लिए कंडीशन नहीं है। लेकिन सिर्फ आपकी आसानी के लिए हम बता रहे हैं कि आप हमेशा दूसरी रे बनाइए, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर से होकर जाती हुई। तो सेंटर हमारा ये है, तो यहां से होकर एक रे लेकर जाइए। तो ये ऐसे लेकर जाओगे तो हमारा जो मिरर होगा वो, ये हमारी जो रे होगी वो इस मिरर से टकराएगी, हिट करेगी। थोड़ा सा मिरर को बड़ा कर देते हैं और यहीं से वापस लौट जाएगी। मतलब इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई सेंटर से होकर जा रही है, और सेंटर से होकर जा रही है तो वो नॉर्मल के थ्रू होकर जा रही है इंसिडेंट रे। क्योंकि सेंटर के थ्रू लेकर आप कोई भी लाइन जाएंगे तो हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस पर। तो इसका मतलब ये नॉर्मल है और हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के थ्रू होकर जा रही है, और नॉर्मल के थ्रू होकर जा रही है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से बन गया है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी तो यही है। देखिए, मैंने इसमें दोनों तरफ एरो बनाया, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे का क्रॉस पॉइंट ये आ गया। तो हमने ये किससे लिया था? ए से लिया था। तो यहाँ पे ए की इमेज बनी है जिसको हम बोल रहे हैं ए डैश। तो ए डैश और कुछ नहीं है, ए डैश आपकी ए की इमेज है। अब हमको बी की इमेज बनानी है बस। अब बी की इमेज बनाना बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है? यहां से सीधे एक रे ले लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू होते हुए जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू होते हुए जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू होते हुए जाएगी तो वो सेंटर से होकर ही जा रही है। देखिए, तो ऐसे जाएगी तो यहीं से वापस भी आ जाएगी। तो ये हो गई इंसिडेंट रे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमको एक और रे चाहिए। तो अब एक और रे बनाने से बेहतर है कि आप ये बात सोच सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपराइट है प्रिंसिपल एक्सिस पे तो हमारी इमेज भी अपराइट होगी। तो यहां से आप एक अपराइट बना दीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन। कहाँ से? ए डैश से, क्योंकि हमको बनानी है क्या? इमेज। बना दिया हमने। तो यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट मिला इसको हम लोग बोल देंगे बी डैश। ये बन गई हमारी इमेज। तो इमेज बनाने का तरीका ये है आपका। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी खाली, इफ इंसिडेंट रे passes through center, then it will reflect on same line। सेम लाइन पे रिफ्लेक्ट करेगी और इस तरीके से हम लोग इमेज बना सकते हैं। ठीक है, अगली बात, हमारी जो इमेज होती है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल।
ठीक है, हमारी जो इमेज होती है, इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज किसको बोलेंगे? देखिए, बनाने के अकॉर्डिंग, मतलब जो हम लोग बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर एक्चुअली मीट करती हैं वो रियल इमेज होती है। ठीक है, इफ रिफ्लेक्टेड रे मीट्स एक्चुअली, ठीक है, मीट्स एक्चुअली, तो वो हमारी रियल इमेज होती है। और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट ना करे, ठीक है, इफ रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली, ठीक है, तो वो हमारा वर्चुअल इमेज है। अब बाकी आप देखेंगे 2-3 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे रियल और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस के लिए, कि उसकी इमेज हम कैनवस पे दिखा सकते हैं, वो सब आप पढ़िएगा। हम सिर्फ आपको उतना बता रहे हैं जितने से हमको काम होगा, जितना हमारा काम में आएगा। ठीक है, तो हम उतनी बात कर रहे हैं। तो रियल और वर्चुअल में ये डिफरेंस है। अभी तक हमने जो बनाया है ऊपर, उसमें देखिए रियल इमेज बनी है। कैसे? क्योंकि देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे आई है वो एक्चुअली आके मीट की हैं दोनों की दोनों, इसलिए रियल इमेज है। ऊपर वाले केस में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक्चुअली आई हैं, मीट की हैं। अगर हम मान लें कोई एक ऐसा केस ले लें जिसमें एक्चुअली मीट ना करें, ठीक है, जैसे हमने लिया इस बार कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं इसका सेंटर है और यहाँ पर कहीं इसका पोल है। ठीक है, तो इसको हमने आगे तक ऐसे बढ़ा दिया। अब अगर मान लेते हैं कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो पहले हमें एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो एक ए से लेकर जाएंगे रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। फोकस बनाना भूल गया हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कहीं बीच में फोकस। अब देखिए ध्यान से और समझिए, मेरी रे पीछे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि भाई ओपेक मीडियम है, वहां कैसे चली जाएगी? तो एक्चुअल रे तो हमारी जाएगी पीछे की तरफ, रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि रे फोकस पर ही बेंड करनी चाहिए और फोकस पर ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर फोकस पर ही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ये रे यहां पे कहीं आके ऐसा लगेगा, ऑब्जर्व होगा, सिर्फ लगेगा, एक्चुअली फोकस पर नहीं जाएगी। ऐसा लगेगा कि फोकस पे होकर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे चली जाएगी यूं। तो एक्चुअल रिफ्लेक्शन देखिए किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे वो है, रिफ्लेक्टेड रे वो है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि फोकस पर होकर आ रही है डॉटेड बना के। तो हमने ये डॉटेड बनाया, ये एक्चुअल तो नहीं हुआ, एक्चुअल तो वो हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आपको डिटेल में आप बनाना चाहें तो यहाँ से एक नॉर्मल बनाएं, एंगल आई एंगल आर इक्वल करें, तो डिटेल में बना लीजिएगा, डिटेल में भी आ जाएगा। दूसरी रे हमको चाहिए, तो दूसरी रे आप बना सकते हो सेम सेंटर पर ले जाकर। ठीक है, अब सेंटर पर एक्चुअल में नहीं जाएगी, लेकिन आप कह सकते हो कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगी। तो हमने यहां से एक रे बनाई जो कि इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जाएगी, इधर ही से वापस लौट जाएगी। ठीक है, यानी ये यूं चली जाएगी ऐसे, और आगे तक चली जाएगी, मान लीजिए पीछे तक चली जाएगी। और यहां से अगर आप सोचोगे तो डॉटेड सोच सकते हो कि वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे सेंटर पे। आप स्केल रख के बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। अब देखिए ये जो रे है ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाली रे भी रिफ्लेक्टेड रे। अगर इन दोनों रेज के बारे में सोचिए तो ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज कर देता है एक्चुअली। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर मीट ही नहीं करेंगी, और अगर वो कहीं पर मीट नहीं करेंगी तो हमको इमेज मिलेगी ही नहीं।
तो अगर लेकिन इमेज तो मिलती है, हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज तो बनती है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो डॉटेड रे जहाँ मीट कर रही है, भाई है तो रिफ्लेक्टेड रे ना, तो रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे तक एक्सटेंड कर दिया डॉटेड बना के। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का डॉटेड बनाया, वो रिफ्लेक्टेड रे का डॉटेड बनाया, तो ये जहाँ पे मीट कर रही हैं दैट इज द इमेज ऑफ ए, इसको हम बोल देंगे ए डैश। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो ये हो जाएगा बी डैश। तो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है रेस, ये हमने डॉटेड बनाया है, तो ये वर्चुअल है। ठीक है, ओके। अब इमेज में दो बातें और होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बस सीधी सिंपल से ये होता है कि अगर आपकी इमेज सीधी है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं या तो आपकी इमेज डायरेक्ट होगी या तो होगी इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से उल्टी है, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड हुई। ऑब्जेक्ट के साथ साथ है, यानी जिस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका है उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज बन रही है, सीधी सीधी है, तो वो इरेक्ट हो जाएगी। बस इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? उल्टी है। अब आप आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता सकते हैं कि इन्वर्टेड रे जो होती है वो हमेशा रियल ही होती, और जो इरेक्ट होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। तो आप ऐसे इस बात को याद भी रख सकते हो कि वर्चुअल किसको बोलेंगे और इन्वर्टेड किसको बोलेंगे। एक चीज़ होती है इमेज में जिसको हम लोग बोलते हैं साइज। अब हमारी जो इमेज होती है वो छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, बड़ी भी हो सकती है। छोटी होगी तो हम बोलेंगे डिमिनिस्ड है, बड़ी होगी तो बोलेंगे मैग्नीफाइड है। बस दोनों बातें याद रखनी है। मैग्नीफाइड की जगह पे कभी कभी एनलार्ज भी बोल दिया जाता है, तो आप एनलार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, बड़ी होगी तो एनलार्ज, छोटी होगी तो डिमिनिस्ड। ओके, तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं अब कॉनकेव मिरर के केस में, ये कुल मिला के 6 होंगे। ठीक है, और ये 6 आपको याद रखने हैं इमेज फॉर्मेशन। एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन में याद रखने वाली क्या चीज़ होती है आपको बताता हूँ। जो हमारा कॉनकेव मिरर था, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसको मैंने पोल बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, और इसको मैंने बीच में एफ बोल दिया। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, हमेशा लेफ्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रहेगा तो कहां कहां ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी इमेज बनती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जा सकता है? तो देखिए, एक बार ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पे रखा जा सकता है, बहुत दूर रखा जा सकता है। बहुत दूर रखा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एट इनफाइनाइट। फाइनाइट डिस्टेंस पे जब हम लोग आएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका सी के पीछे भी हो सकता है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा जा सकता है, या सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, या फोकस पर रख सकते हैं, या फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये 6 पोजीशंस हो सकती हैं हमारे ऑब्जेक्ट के रखने की। तो अगर ये 6 पोजीशंस हो सकती हैं तो 6 पोजीशन उसके इमेज के बनने की भी होंगी, वो हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो पहली पोजीशन की हम लोग बात करते हैं, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इनफाइनाइट पर। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इनफाइनाइट पे रखेंगे, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, वैसे बना दे रहा हूं, वो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट पे होता है, उससे आती हुई रेज हमेशा पैरेलल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी ऐसा जरूरी नहीं है।
तो हम एक केस लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ऐसे। ये कहाँ से आ रही है रेस? इनफाइनाइट से आ रही हैं। रिफ्लेक्ट करेंगे किधर? फोकस पर। ये रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट किया। इमेज कहाँ बनी है? फोकस पर बनी है। दूसरा केस इसमें हम लोग ये ले सकते हैं, मैं आपको कलर चेंज करके इसी में बना देता हूं, कि वो आपस में पैरेलल हैं। बहुत मोटा ले लिया, ठीक है, आपस में पैरेलल हैं यूं, ठीक है। देखिए ये इंसिडेंट रेज हैं, आपस में पैरेलल हैं। अब जब रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन के लिए याद रखिए, ये हमेशा या तो फोकस के नीचे बेंड होंगी ऐसे, या तो फोकस के ऊपर बेंड होगी। मान लो अगर ऐसे हैं, ठीक है, अगर ऐसे पैरेलल हैं तो या तो फोकस के ऊपर बेंड होंगी, या तो फोकस के नीचे बेंड होंगी, ठीक है। पैरेलल हैं आपस में और इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो जो फोकस के नीचे बेंड करें या फोकस के ऊपर बेंड करें, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब ये है कि अगर मैं मान लूं यहां पर इस तरफ ये लाइन अगर ले लूं, मान लूं कि ये जो पॉइंट जहां फोकस के ऊपर बेंड की, फोकस पे बेंड की और फोकस के नीचे बेंड की, यहां पे एक लाइन मान लूं ऐसे, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअल में एक प्लेन है, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, ठीक है। अब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो ये बात डन है कि वो हमेशा फोकल प्लेन पे बेंड करेगा। मतलब इमेज कहां बनेगी? फोकल प्लेन पे। ये मैंने तीनों आपको एक साथ बना के इसी पर दिखा दिया है। तो इमेज कहां बनेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, तो याद रखेंगे फोकल प्लेन, ठीक है। जिस प्लेन में फोकस है उस प्लेन को फोकल प्लेन बोलते हैं। दूसरी चीज, ओरिएंटेशन कैसा है, सीधी है कि उल्टी है, आपको ये पता होना चाहिए। देख के आप बता सकते हो भाई उल्टी बनेगी कि सीधी बनेगी। तो अगर ये देखने में नहीं समझ में आ रहा है उल्टी है कि सीधी है, तो आप सिर्फ इतना बताइए कि नेचर कैसा है। नेचर का मतलब रियल है कि वर्चुअल। नेचर अगर आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा ओरिएंटेशन कैसा है। तो देखने में लग रहा है एक्चुअली मीट कर रही है, इसका मतलब रियल है। और अगर रियल है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड, उल्टी आएगी इमेज। फिर साइज हमको पता होना चाहिए, तो ये इस बार साइज का डिमिनिश्ड है, यानी कि छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये पहली पोजीशन हुई। दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ, लेकिन चलो फिर से बना देते हैं। यहाँ बनाते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर है, और ये बीच में फोकस है, एग्जैक्टली बीच में। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ए और ये बी। पहले एक इमेज बनाएंगे तो एक रे लेकर जाएंगे पैरेलल, हमको पता है पैरेलल लेकर जाएंगे तो रिफ्लेक्ट किधर करेगी? ये फोकस पर। दूसरी रे आप कहाँ से लेकर चले जाओगे? सेंटर से लेकर चले जाओगे, ठीक है। तो इधर ही सेम आ जाएगी। यहाँ पे हमको क्रॉस पॉइंट मिला, ये हो जाएगा ए डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। कहाँ बनी इमेज? सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ठीक है। इनफाइनाइट और सी के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस पर है। इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है।
आप अगर देखिए तो इन्वर्टेड है, ए डैश नीचे है, ए का एक इमेज नीचे बन गई है, यानी ए डैश नीचे है और बी डैश ऊपर आ गया है, तो उल्टी बन गई है, इन्वर्टेड है, रियल है, डिमिनिस्ड है, छोटी है। अब देख लीजिए, नाप के देख लीजिए। दूसरा अगर आप देखना चाहें, तीसरा केस, जिसमें इमेज जो है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है सी पर रखा जाए। चलिए, पी सी एफ, जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। आप बुक में पूरा आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छा सा इमेज बना मिल जाएगा। बुक भी तो उठा के देखना जरूरी है। एक इमेज बनाएंगे तो एक रे यहाँ से लेकर चले गए, हमको पता है ये रिफ्लेक्ट किधर करेगी, फोकस पर होकर करेगी। दूसरी रे कहाँ से लेकर जाएंगे, दूसरी रे हम लोग को पता है कि सी से लेकर जा सकते हैं। आप सी से लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए, लेकिन सी से हम लेके जाना नहीं चाहते क्योंकि ये एक ही लाइन में आ जाएगा। तो आप कहाँ से लेके जा सकते हैं, तो आप लेकर चले जाइए फोकस से। आप कहेंगे फोकस से लेके जाएंगे तो कैसे होगा, तो देखिए बस हमारा जो रूल है वो उल्टा हो जाएगा। हमारा रूल क्या कहता है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट करेगी किधर, फोकस पर। और अगर कोई भी रे फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्ट करेगी किधर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बस उसको उल्टा कर दीजिए, तो बस इस बार रिफ्लेक्शन जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, यूं। ये रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पे एक इमेज बनी है, इसको मैंने बोल दिया ए डैश, और यहीं से परपेंडिकुलर ऊपर बना दो तो बन जाएगा बी डैश। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज जो है सेम लाइन में आ गया है, यानी सेम लोकेशन पे आ गए। तो इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर, इमेज कहाँ बनी, सी पर। इन्वर्टेड है, यस। रियल है, यस। डिमिनिस्ड है, क्या कैसी है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे साइज दोनों का इस बार सेम है, तो याद रखेंगे सेम साइज की बनेगी, सेम साइज। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है। ये हो गया पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, और इस बार ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है। यहां से एक रे लेकर गए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रे आप सी से लेकर जा सकते हो, पीछे से भी बनाना चाहो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना बने, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इससे भी फोकस से भी लेकर जा सकते हो, ऐसे यूं लेकर जाओगे, हम लोग को मालूम है पैरेलल हो जाएगी। ये क्रॉस पॉइंट मिल गया, इसको हमने बोल दिया ए डैश। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब उस पर नहीं बनेगा। ठीक है, मेरा बिना स्केल के है इसलिए ऐसा बन गया बी डैश। आगे का मतलब ये पीछे चला जाएगा। तो इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट फोकस। तो इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यहाँ पे बनी है। इन्वर्टेड है, यस। रियल है, यस। और इस बार मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड कहाँ से होना शुरू हो रही है, याद रखिएगा, सी के आगे जैसे ही मैंने बढ़ाया ऑब्जेक्ट को रखना, वैसे वो मैग्निफिकेशन उसमें स्टार्ट हो चुका है। अब सीधे एफ पे रखेंगे हम लोग। पोल है ये, सी है ये, और ये एफ है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है एफ के ऊपर, ऐसे एक रे लेकर गए पैरेलल, रिफ्लेक्शन होगा किधर, फोकस पर। दूसरी रे आप लेकर जा सकते हो किधर से, इस बार तो फोकस से लेकर जा नहीं सकते क्योंकि फोकस पर ही ऑब्जेक्ट को रखा है, तो सी से लेकर चले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सी से लेकर जब जाएंगे तो सी पर ऐसे नहीं जाएगी, देखिए इंसिडेंट रे यूं जाएगी, और यहीं से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये दूर जा रही है ऐसे। तो अगर आप दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को देखें तो दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल रेस किधर जाती हैं, पैरेलल रेस आती कहां से, इनफाइनाइट से आती हैं। तो इमेज कहां बन गई है इस बार, इनफाइनाइट पे। चलिए नीचे ही लिखे दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहां है, एट फोकस। इमेज कहां बनी है, एट इंफिनिटी। ओरिएंटेशन कैसा है, सीधी की उल्टी है, तो भाई इन्वर्टेड है अभी भी, क्योंकि रियल है।
और मैग्नीफाइड है, यस मैग्नीफाइड है। यहाँ से मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो चुका था पीछे से, मैंने आपको बताया था। ये हमारे लिए पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये फिफ्थ वाला पॉइंट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, फोकस पर रखा तो हमारी इमेज ऐसे बनेगी, इसका ग्राफ, इसका डायग्राम भी ऐसे ही बनना है। अब अगर हम और आगे बढ़ा दें, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा सेंटर, और ये हो गया हमारा फोकस। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, ए बी। एक रे लेकर गए जो पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली जाएगी, फोकस पर। दूसरी रे हम लोग को लेके जाना तो सेंटर से लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे गई और यहीं से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है यूं। तो इस बार दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, पैरेलल नहीं है, इस बार डाइवर्ज कर रही हैं। ध्यान से देखिए, पैरेलल नहीं है। यहाँ पे देखिए पैरेलल थी दोनों, यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इनके बीच में एक गैप है, डाइवर्ज कर रही हैं। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही हैं तो ये इनफाइनाइट पे जाके मीट नहीं करेंगे। अगर ये इनफाइनाइट पे जाके मीट नहीं करेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, तो हम लोग डॉटेड रेज बना लेंगे। तो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से हमने एक डॉटेड रे बनाई है ऐसे, और जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से हमने डॉटेड रे बनाई इस तरह से। अब ये यहाँ पे मीट कर रही हैं तो इसको मैंने बोल दिया ए डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो इसको मैंने बोल दिया बी डैश। कहाँ बनी इस बार इमेज, पहली बात तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनी है, अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरे साइड में बनी है। देखिए इस बार कैसी है, इन्वर्टेड है कि सीधी है, भाई सीधी है, इरेक्ट है। कैसे पता इरेक्ट है, भाई वर्चुअल है। वर्चुअल कैसे पता है कि एक्चुअली तो मीट ही नहीं कर रही है, हमने तो डॉटेड बनाया है, उससे मीट कर रही है। मैग्नीफाइड है, बिल्कुल मैग्नीफाइड है, बल्कि इस बार हाईली मैग्नीफाइड है, ये आपको याद रखना, हाईली मैग्नीफाइड। ये हमारे 6 इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर के, जो आपको याद रखने हैं। ये वाला जो 6th वाला है, इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज एज मेकअप मैन मिरर, मेकअप मैन मिरर, इसका एक यूज है ये। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो मेकअप वगैरह करते हैं, वो इस तरह के मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चेहरे पे लगा लगा के देखते हैं कोई पोर छूट तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं पे पेंटिंग हो नहीं पाई है। वहाँ पेंटिंग वगैरह करने के लिए वो ऐसे लगा लगा के देखते हैं, क्योंकि जो फिल्म वगैरह बनती हैं वो बड़े पर्दे पे आती हैं, तो बड़े पर्दे पे अगर हल्का सा भी दाग चेहरे पर रह जाएगा तो बड़ा सा दिखेगा, तो वो ना दिखे इसलिए वो लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं मिरर का। ठीक है, तो ये तो इमेज फॉर्मेशन था किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अब हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स का। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, और इस बार हम लोग को पता है सेंटर किधर होने वाला है, इधर, फोकस एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सिर्फ दो ही लोकेशन पे हो सकता है, या तो इनफाइनाइट पे होगा या तो फाइनाइट पे होगा, क्योंकि क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कोई पोजीशन है नहीं ना, सी तो है नहीं, एफ भी नहीं है। तो हम लोग ये तो नहीं, थोड़ी ना कह सकते हैं कि बिटवीन सी बिटवीन एफ, ऐसा तो कह नहीं सकते, एट सी एट एफ, ये नहीं, ये तो बोल नहीं सकते। तो हम लोग सिर्फ दो ही पोजीशन लेते हैं, एक होती है कहाँ, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से जो रे आएगी वो ऐसी आएगी, पैरेलल मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग को पता है कि इधर मुड़ती है, फोकस पे। अब एक्चुअली तो फोकस पे जा नहीं सकती है, तो डॉटेड हमने लाइन बना दी, और एक्चुअल रे यूं चली जाएगी, ये एक्चुअल रे है।
दूसरी रे हम लोग को बनानी है, ठीक है, तो दूसरी रे भी इसी तरीके से बन जाएगी। या यहाँ से हम लोग दो रेज ले लेते हैं, वो रेज ऐसी होंगी, यहाँ फोकस पे जा रही है डॉटेड, और एक्चुअली जाएगी यूँ। इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है? भाई दिख रहा है वर्चुअल बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनी है? एट फोकल प्लेन, ठीक है। मैंने आपको फोकल प्लेन के बारे में भी पीछे बताया, तो फोकल प्लेन पे बनेगी, ठीक है। और ओरिएंटेशन कैसा है? तो जाहिर सी बात है इरेक्ट है, यानी कि सीधी है। अब ये कैसे पता सीधी है? क्योंकि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। और साइज कैसा है? डिमिनिस्ड है, छोटी है साइज। दूसरा, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। तो एक रे यहाँ से लेकर आओगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाना है इसको? फोकस पर। एक्चुअली में यूं चली गई। दूसरी रे हम कहाँ लेके चले जाएं? सेंटर नॉर्मल पे। तो ये हमने बना दिया नॉर्मल पे, ये इंसिडेंट हुआ, यहीं से वापस चला गया। यहाँ से डॉटेड हम लोग यूं बना सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस पॉइंट मिला, इसको हमने बोल दिया ए डैश। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको हमने बोल दिया बी डैश। इमेज कहाँ बनी है? ठीक है, इमेज कहाँ बनी है? इमेज बनी है बिटवीन पी एंड एफ, अदर साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट फाइनाइट डिस्टेंस। इमेज कहाँ बनी है? अदर साइड। अगर आप अदर साइड लिख देंगे बस इतना काफ़ी है। सीधी है बिल्कुल, वर्चुअल है बिल्कुल, डिमिनिस्ड है बिल्कुल। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और ये दो ही इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स के केस में। और इसका यूज बड़ा सिंपल है, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, शॉर्ट फॉर्म में RVM। जो गाड़ियों में मिरर लगा होता है, ठीक है, रियर व्यू मिरर जिसमें देखते हो, चाहे मोटरसाइकिल में होते हैं, दो कान निकले रहते हैं मिरर के, वो कॉन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सी रोड को छोटा करके दिखा देता है। चाहे इतनी बड़ी रोड हो, उसको छोटा करके वो शो कर देता है। तो इसीलिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन नहीं यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो इमेज फॉर्मेशन थे। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। रिलेशन बहुत सिंपल सा है, आपको याद रखना है कि जो हमारा रेडियस है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। इसको प्रूव भी करना आना चाहिए आपको। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मान लिया मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये मैंने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ये सेंटर है और ये फोकस है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात बताना हम चाहते हैं, कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करने से पहले, कि फोकल लेंथ की डिस्टेंस तो आप लोग को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ। सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग हमेशा यू से लिखते हैं। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसी तरह इमेज की डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग वी से लिखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस
ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, जो भी डिस्टेंस होगी हमेशा मिरर से ही ली जाती है, ठीक है। अब एक होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की भी बात आपको बता ही देते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, देखिए जैसे हमारा ये मिरर है, मिरर कोई भी हो सकता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको आप मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, और जहां पर पोल था यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लीजिए और इसको मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है। अब हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में जानते हैं कि इस तरफ की जितनी भी पोजीशंस होती है उनको पॉजिटिव बोलते हैं, और इस तरफ की जितनी भी पोजीशंस होती हैं उनको हमेशा नेगेटिव बोला जाता है। इसी तरह ऊपर की जो भी पोजीशंस होती हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे की जितनी भी पोजीशंस होती हैं उनको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से मान के साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे, साइन को साथ में ऐसे यूज किया जाएगा। अब अगर मान लिया ये हमारा मिरर है और हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है ए बी, ठीक है, तो ये यू जो है, तो हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस यू। क्या लिखोगे? माइनस यू। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके मिरर के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला जो भी जितना भी होता है उसको हम निगेटिव से लिखते हैं। इमेज भी अगर इधर ही बन गई तो इमेज को भी माइनस से लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस यही साइन कन्वेंशन होता है, इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे। लौट के आते हैं अपने इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पे है, तो यहां से एक रे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगी? फोकस पर जाएगी, हम लोग को मालूम है ये बात पहले से, ठीक है। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं एक नॉर्मल बनाने पे, तो नॉर्मल ये बनेगी, ठीक है। तो ये बन गई नॉर्मल। यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। इसी तरीके से फोकस पर ये लाइन जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये बनेगा एंगल आर, ठीक है। अब देखिए ये रे और ये लाइन दोनों पैरेलल है आपस में, तो ये वाली जो लाइन है, नॉर्मल वाली जो लाइन है, नॉर्मल वाली की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और अगर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई ही होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं आई और आर आपस में बराबर होते हैं, ये भी पहले से ही जानते हैं। तो आप इसको सीधे आई लिखना चाहो आई लिख सकते हो, थीटा लिखना चाहो थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब इसको मैंने मान लिया थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, ऐसे, ठीक है। चलिए थीटा ही मैं लिख देता हूं, इसको मैंने हटा दिया और थीटा ही लिख देते हैं, क्योंकि वो बराबर ही है, तो उसको क्या फायदा आई और आर लिखने से। सीधे उसको हम, इसको मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये इसके इक्वल है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का है, चलो इसको ए बोल दिया, ए सी एफ ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। और हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। मतलब हमारा जो ये इस तरीके से अगर बना होगा कभी, तो यहाँ पे अगर x है और यहाँ पे y है, तो ये वाला जो एंगल होता है हमेशा x प्लस वाई होता है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा, ठीक है। अब यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर ली ऐसे, इसको हमने बोल दिया है बी, ए बी। तो अब यहीं पर देखना है आपको, क्या देखना है? पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, इसमें लगाएंगे टेन थीटा। थीटा ये वाला एंगल है, तो ये टेन थीटा लगाया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, बेस कितना है? सी बी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए एफ बी, इस बार ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए एफ बी, जहां पे 2 थीटा एंगल है, वहां पे टेन लगाएंगे तो हो जाएगा टेन 2 थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है एफ बी। ठीक है, अब यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्या, फॉर स्मॉल अपर्चर। अगर हम अपर्चर को स्मॉल मान लें तो tan थीटा कैन बी रिटन एज ओनली थीटा एंड tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज ओनली 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी, और ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ बी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 से जो थीटा की वैल्यू है उठा के ऊपर हम यानी इक्वेशन 2 में रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 थीटा की वैल्यू जो ए बी अपॉन सी बी है वो यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ बी। ए बी से ए बी कैंसिल, मेरे पास आ गया है 2 अपॉन सी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ बी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो लिख दोगे 2 इंटू एफ बी इज इक्वल टू सी बी। अब यहाँ पे एक और अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है, ये जो बी वाला पॉइंट जो हमने परपेंडिकुलर डाली थी ए बी, उसमें जो बी वाला पॉइंट है वो पी के बहुत पास होगा स्मॉल अपर्चर के लिए। लिखेंगे बी इज वेरी क्लोज टू पी फॉर स्मॉल अपर्चर। ठीक है, तो हम लोग b को ही क्या लिख देंगे, p। अब b को मैंने p लिख दिया तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ पी और ये बन जाएगा सी पी। अब ये एफ पी और सी पी है, इनकी वैल्यू रख दीजिए, बस काम खत्म। एफ पी क्या है हमारा, कहाँ गया, हाँ, एफ पी हमारा क्या है, फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा एफ। सी पी क्या है हमारा, रेडियस, देखिए सी पी हमारा क्या है, रेडियस आर, तो ये हो जाएगा आर। बस प्रूफ हो गया। तो हमारा रेडियस जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये छोटा सा प्रूफ था। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लग रहा है, देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, होता है फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके बीच में रिलेशन, और वो ये होता है जो लिखा है मैंने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमारा रिलेशन कुछ ये आना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तरीका बड़ा सिंपल है। इसके लिए अगर आपको एक बात याद है, सिमिलैरिटी ट्राइंगल में, जैसे हमारे दो ट्राइंगल हैं, थोड़ा बेसिक आपको बता देते हैं क्योंकि जो यूज होना है अभी वो लेंस में भी यूज होगा। ए बी सी और ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब जब इनके कम से कम दो एंगल इक्वल हो। मान लो बी इक्वल है क्यू के और ए इक्वल है पी के। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस केस में कह सकते हैं, कम से कम दो एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों वो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। अब साइड्स कौन सी, देखो ए बी जो होगी, अगर इस ए बी को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी पी क्यू से डिवाइड करेंगे तो वही आना चाहिए जो ए सी को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी कि पी आर से डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, वही आना चाहिए जो बी सी को इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर से डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यूज यही करना है, इसलिए मैंने आपको ये बात पहले से बता दी। ठीक है, बहुत सिंपल सा, सिर्फ मैथमेटिक्स का इतना ही पार्ट यूज होना है, आपका प्रूव हो जाएगा जो भी कुछ होगा इसके अंदर। अब देखिए क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है।
ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया एफ। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, एक लाइन पैरेलल लेकर गए, हमको पता है ये कहाँ मुड़ेगी, फोकस पर मुड़ेगी। दूसरी लाइन हम लेकर गए सेंटर से, हमको पता है इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना है, सीधे वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये मिल जाएगा बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर दो पेयर हैं ट्रायंगल के, मतलब चार ट्रायंगल हैं, दो पेयर हैं, एक और एक, ये एक पेयर है, दो और दो ये पेयर है। उसको बनाने के लिए वहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं ताकि वो बन जाए पूरा का पूरा। इसको बोल दिया मैंने एम, इसको बोल दिया मैंने एन। अब ये जो पेयर हैं वो आपस में सिमिलर हैं। पहले पहले वाले पेयर की बात करें, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी की बात करें, ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? देखो भाई, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल इक्वल हुआ और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो दोनों कैसे हो गए? सिमिलर। साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरे वाले पेयर की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा वाला पेयर है ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? सेम वैसे ही, ये 90 डिग्री और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, साइड्स को प्रोपोर्शन में लिखेंगे, यानी कि एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, अब ये जो एम एन है, ये जो एम एन है हमारा, वो ए बी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम एम एन इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो सेकंड राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपॉन बी डैश एफ। ओके, बस इसमें एक अप्रोक्सीमेशन जो पीछे किया था वो वाला यूज करेंगे। कौन सा अप्रोक्सीमेशन था? एन जो है वो पी के बहुत पास है, तो एन को हम लोग पी लिख देंगे। एन इज वेरी क्लोज टू पी फॉर स्मॉल अपर्चर। तो हम लोग एन की जगह पे क्या लिख देंगे? पी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एन की जगह पे एफ पी लिख दिया, बस बी डैश एफ, ये हमारा काम हो गया। इतना कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे? देखो हमारे पास नोन क्वांटिटीज कौन कौन सी है। देखो भाई, बी सी क्या है हम लोग को पता है, बी सी है हमारा आर। कौन सा आर? माइनस का आर, इतना ध्यान रखना है। ठीक, बी सी, सॉरी बी सी नहीं, बी सी हमारा नहीं है, बी सी हमारा कुछ नहीं है, नहीं नहीं बी सी हमारा कुछ नहीं है, तो बी सी को हटा देते हैं। बी सी हमारे लिए अननोन है। ठीक है, बी सी हमारा अननोन है, बी सी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। बी सी क्या है? सेंटर से लेके बी तक की डिस्टेंस है, ये हमको मालूम नहीं, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर हम पूरे बीपी में से सीपी को माइनस कर दें तो बीसी आ जाएगा। मतलब बीपी में से सीपी को माइनस कर दें। ठीक है,
अब बीपी क्या है भाई, बीपी है हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इसको लिख दिया मैंने यू, वो भी माइनस का यू, फिर माइनस सीपी क्या है हमारा, सीपी है हमारा रेडियस, कौन सा रेडियस, माइनस का रेडियस, तो ये प्लस का आर हो जाएगा। अब रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स एफ, तो इसको 2 टाइम्स एफ लिख सकते हो। तो हमारा जो बी सी है उसकी वैल्यू ये है, वो यहाँ पे रखेंगे। बी डैश सी की वैल्यू क्या है, बी डैश सी की वैल्यू भी कुछ नहीं है, तो बी डैश सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे सेम ऐसे ही, सी पी में से बी डैश पी माइनस कर देंगे, सी पी में से बी डैश, एक मिनट देख लें, सी पी में से बी डैश सी माइनस करेंगे, एक मिनट, बी डैश सी निकालना था ना, हाँ, सी पी में से बी डैश पी माइनस करेंगे। सीपी की वैल्यू है, सीपी की वैल्यू है रेडियस, तो ये हो जाएगा रेडियस कौन सा, माइनस का, माइनस बी डैश पी। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी इमेज की डिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे माइनस का वी, तो ये प्लस वी आ जाएगा। और आर को क्या लिख सकते हैं, 2f, तो ये माइनस 2f प्लस वी हो जाएगा, तो बी डैश सी की वैल्यू हो गई ये। अब यहाँ पे एफ पी है, तो एफ पी की वैल्यू कितनी है, एफ पी की वैल्यू तो फोकल लेंथ के बराबर है, तो ये माइनस का एफ हो गया। फिर क्या है, बी डैश एफ है, बी डैश एफ किसके बराबर है, बी डैश एफ की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हमको बी डैश एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, बी डैश पी में से एफ पी माइनस कर देंगे, बी डैश पी में से एफ पी माइनस कर देंगे, इस तरह वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बी डैश पी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी डैश पी क्या है, इमेज की डिस्टेंस, तो इसको माइनस वी लिख दिया हमने, फिर माइनस एफ पी की वैल्यू कितनी है, भाई एफ पी क्या है, फोकल लेंथ है, तो माइनस का एफ हो गया, तो ये प्लस का एफ आ गया मेरे पास। तो बी डैश एफ की भी वैल्यू निकाल ली हमने, एफ पी की वैल्यू निकाल ली, बी डैश सी की वैल्यू निकाल ली, बी डैश और बी सी की वैल्यू निकाली, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। देखिए बी सी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू प्लस 2f, बी डैश सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2f प्लस वी, एफ पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है माइनस एफ, और बी डैश एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, माइनस वी का मल्टीप्लाई यू के साथ तो यू वी हो जाएगा प्लस का, माइनस वी का मल्टीप्लाई 2f के साथ तो माइनस का 2f वी हो जाएगा, f का मल्टीप्लाई यू के साथ तो माइनस का यू एफ हो जाएगा, f का मल्टीप्लाई 2f के साथ तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 2f का मल्टीप्लाई f के साथ तो 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एफ वी हो जाएगा, स्क्वायर लिखा है ये। देखिए 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो मेरे पास आ जाएगा यू वी इज इक्वल टू 2f वी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2f वी, यू एफ उधर का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यू एफ, और ये लिखा हुआ है माइनस का एफ वी, ये और ये माइनस हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2f वी में से एफ वी जाएगा तो सिर्फ एफ वी बचेगा प्लस यू एफ, ठीक है, एफ को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में v प्लस यू, एफ को डिवाइड में कर देंगे, यू वी को इधर कर देंगे, तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन यू वी। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, v अपॉन यू वी अलग लिख दिया और u अपॉन यू वी हमने अलग लिख दिया, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, मेरे पास आ गया है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है।
ओके, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से इसको डिराइव करना पड़ेगा, और थोड़ी सी कैलकुलेशन नीचे है, बाकी तो ऊपर सिमिलैरिटी यूज हुआ है। ये वाला पार्ट जिसको समझ में ना आया हो वो दोबारा देखें, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक है हमारा ये लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन इसकी, इट इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बस, इसको हमेशा m से लिखते हैं, और ऊपर क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, और नीचे क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन। इसको याद रखना है, यूज करेंगे विद साइन। हो सकता है इमेज नीचे बन जाए, ऑब्जेक्ट ऊपर बन जाए। ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो पॉजिटिव, इमेज अगर नीचे बन गई तो निगेटिव में लिखी जाएगी। तो विद साइन इसको यूज करना है। यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है। यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी है ये। ठीक है ना, डायमेंशन होता है ना यूनिट होता है, स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ हमको ये बताता है कि हमारा जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है या डिमिनिस्ड है। ठीक है, अब अगर हमारे m की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब सेम साइज है। अगर हमारे m की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, इसका मतलब हमारी इमेज डिमिनिस्ड है। तो अगर हमारे m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, इसका मतलब मैग्नीफाइड है। बस, इससे हम लोग को ये आइडिया मिल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज है वो बड़ी है या छोटी है या सेम साइज की है। ये हमने लिया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से एक रे लेकर गया पैरेलल, दूसरी फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रे इस बार हम जानबूझ के लेकर जा रहे हैं पोल से। ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, तो हम जानबूझ के सिर्फ इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमको काम भी सिर्फ इसी का है, और दूसरा हमको एम एन नहीं बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी पी, और दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश पी, और दोनों सिमिलर है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर इक्वल होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, अब हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज यहाँ पर क्या है, ए डैश पी बी है, ए डैश बी डैश सॉरी, और ये नीचे की तरफ इसलिए लगाना पड़ेगा क्या, माइनस, तो माइनस लगा लिया, अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी। तो हमारा ये जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का है वो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन निगेटिव में। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस एम। ठीक है, और जो बी डैश पी है, ये बी डैश पी हमारा क्या है, बी डैश पी है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, तो ये हो जाएगा माइनस वी।
और बीपी हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि यू। तो ये हो जाएगा माइनस का यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस वी अपॉन यू। तो m की वैल्यू एक ये भी हो गई माइनस वी अपॉन यू, जिसको आप याद रखेंगे, ये हमारा आंसर है। तो हमारे m के दो फॉर्मूले बन गए, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक बन गया माइनस वी अपॉन यू। ओके।